जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 12 से लेकर 16 तक, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसके पहले का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। अगर आप पूछते हैं कि यह किस एक्सरसाइज का है, तो यह आपका एक्सरसाइज 6.3 है और किस चैप्टर का है, तो त्रिभुज चैप्टर का। और यह त्रिभुज चैप्टर जो है आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। और इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वाकिफ हो ही गए होंगे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इस चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका हम लोग किसको कहते हैं। तो माध्यिका को समझने के लिए कोई भी त्रिभुज ले लीजिए और किसी त्रिभुज में किसी साइड का, जैसे मान लिया जाए कि यह ए बी सी एक त्रिभुज है और इसमें किसी भी साइड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या करता है, इधर और इधर दोनों बराबर भाग में बांट देता है। तो मध्य बिंदु और इसके सम्मुख जो शीर्ष है आपका, उसको मिला देने से यही हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। तो इस माध्यिका के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो माध्यिका समझ गए आप लोग। इसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग, यह जो कसौटी है, समरूपता की कसौटी, समरूपता की कसौटी जो है, 3 गो कसौटी है ना, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था, ए और एस समरूपता की कसौटी, और इसको हम लोग ए समरूपता की भी कसौटी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको विस्तार से होनी चाहिए और इससे जो रिलेटेड आपका थ्योरम है, ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यह ए बी सी जो है समरूप होगा पी क्यू आर के समरूप होगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, चलिए। तो इसमें जो है आपका दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है आपका और पी क्यू आर एक दूसरा त्रिभुज है, और इसमें ए डी आपका माध्यिका है और इसमें पी एम आपका माध्यिका है। और ये कहता क्या है कि ए बी, इसका साइड ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू देख रहे हैं, बी सी बाय क्यू आर, यह बी सी बाय क्यू आर, और यह ए डी बाय पी एम जो है आपस में समानुपाती है। तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज जो है आपका कैसा है, समरूप है। तो ये चीज़ जो है हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि D जो है BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि BC का मध्य बिंदु जो है आपका D है। तो इसका मतलब क्या हो गया, B से D तक की दूरी और उसके बाद D से C तक की दूरी, दोनों दूरी क्या होगी, यह आपका बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं BC को, क्या लिख सकते हैं तो BC को BD प्लस DC लिख सकते हैं, BD प्लस DC हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसी BC को हम लोग BD प्लस BD लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि BD जो है DC के बराबर है और DC के जगह पे हमने BD को रख दिया है। तो ये आपका 2BD हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि QR का मध्य बिंदु जो है M है। तो QR का मध्य बिंदु जो है आपका क्या है, M है। तो ठीक उसी तरह से QM इक्वल टू MR लिख सकते हैं, QM इक्वल टू MR हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि QR को हम क्या लिख सकते हैं, QM प्लस MR लिख सकते हैं, QM प्लस MR लिख सकते हैं। और यहाँ MR के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं। तो इसीलिए QM प्लस QM हो गया आपका, यानी कि यह QR जो है आपका 2 इंटू
है ना, 2 इंटू क्यू एम हो गया। इसको आप ले लीजिए और इसको भी आप यहाँ पर बी सी बराबर 2 इंटू बी डी हम लोग लिख सकते हैं। अब हमको क्या दिया गया है, ये चीज़ हमको दिया गया है, इसको हम लोग उठाते हैं, इसको लेते हैं। यह ए बी बटे क्या है आपका पी क्यू है। अब यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर है, तो बी सी को जो है हम 2 इंटू बी डी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू बी डी लिख दिए। और क्यू आर को जो है हम लोग 2 इंटू क्यू एम लिख दिए, और इक्वल टू यह ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम लिख दिए हम लोग। 2 यहाँ पर कट गया। तो यह चीज़ जो है क्या बताता है, यह बताता है कि यह जो त्रिभुज है आपका ए बी डी है ना, कौन सा त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कैसे देख लीजिए, ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो देखिए ए बी जो है इस त्रिभुज का भुजा है, ए बी जो है आपका इस त्रिभुज की भुजा है, पी क्यू इसकी भुजा है, बी डी जो है बी डी आपका इसी का भुजा है, क्यू एम भी आपका इसी का भुजा है, और ए डी जो है आपका इसी का भुजा है ए डी, और पी एम जो है इसी का भुजा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है आपका क्या हो गया, समरूप हो जाता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों के एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। कहने का मतलब एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, यहाँ जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यह जो एंगल है आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हम पाते हैं क्या कि यह जो आपका कोण B है यह कोण Q के बराबर हो गया। अब कोण B जो है कोण Q के बराबर हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है। देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे माफ़ करेंगे बी सी बटे क्यू आर। यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये जो है क्या सेंस देता है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक बी एंगल बराबर है क्यू के बराबर है, और इसको अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं जो हैं, इसको अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं देख लीजिए, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, इस कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो हैं समान अनुपात में हैं। तो इसलिए त्रिभुज जो है आपका ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। और यह किस रूल से, यह हो जाएगा आपका SAS समरूपता के नियम से, जो है यह आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने निकाला था, तो यहाँ किस नियम से आपका समरूप होता है, SSS समरूपता के नियम से, जो है यह आपका समरूप हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप ठीक तरह से समझ गए। आप चाहे तो इसको जो है उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ये देखिए एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट थोड़ा सा उठा के यहाँ से ले लीजिए। इस दोनों में आपका ये पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC जो है BAC है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो देखिए यहाँ पर अब प्रॉब्लम को पढ़ के हम समझते हैं कि ABC एक त्रिभुज हो गया आपका, और उसके बाद BC पर एक बिंदु D है।
तो बी सी पर एक बिंदु हमारा डी हो गया। उसके बाद कहता है ए डी सी, तो ए डी सी हम लोग बनाते हैं। तो ए डी सी बनाने के लिए ए से लेकर डी तक मिलाएंगे और ये आपका सी हो गया, यही हो गया आपका ए डी सी। तो ए डी सी जो है किसके बराबर दिया गया है आपका, बी ए सी के बराबर। तो ढूंढिए बी ए सी, तो बी ए सी यानी कि ये जो है कोण आपका, ये कोण और ये कोण आपका बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो हमको प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को समरूप करने का कोशिश करेंगे। ये जो आपका है डी, ये जो आपका ए डी सी है, त्रिभुज ए डी सी, ये देख रहे हैं ए डी सी हो गया आपका, तथा त्रिभुज आपका बी ए सी, देख रहे हैं बी ए सी। तो बी ए सी को देख लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप प्रूव करना है। तो समरूप प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एंगल है आपका बी ए सी एंगल है ना, बी ए सी जो है यह बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए हम लोग। यहाँ पे हालांकि ए डी सी जो है छोटा वाला लिए हुए हैं, तो इसीलिए छोटे वाले त्रिभुज को ही पहले लेते हैं हम लोग। कोण ए डी सी जो है, कोण बी ए सी है, यह आपका दिया गया है। क्लियर है। अब इसमें हमको एक एंगल और ढूंढना है जो कि आपका दोनों त्रिभुज को समरूप कर दे। तो यहाँ देखिए कि C हमको दोनों में दिख रहा है, यानी कि C एक ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन है। कैसे, ये आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ADC लिए हुए हैं छोटा वाला ट्रेंगल, तो DCA जो है, कोण DCA जो है यह बराबर है आपका किसके, ACB के, कोण ACB के। तो बीच में हम C लाए हुए हैं, तो यह जो है आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बस दो एंगल अगर आपका मिल गया तो इसी से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रेंगल जो है आपका ADC है ना, समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज BAC के आपका समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका मतलब कि इस दोनों त्रिभुज के कोण भी जो है बराबर है और भुजाएं भी समान अनुपात में है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि इनकी भुजाएं जो होगी समान अनुपात में होगी, समान अनुपात में होगी। तो इसको लिखने के बाद हम अब अनुपात निकालते हैं। AD बटे क्या लिखेंगे भैया, BA लिखेंगे। उसके बाद अगर हमको लिखना है CA, C को पहले A को बाद में, तो यहाँ लिखेंगे CB, क्या लिखेंगे, CB लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं CD लिखते हैं, ये C और D लिखें, तो इधर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, CA लिखना पड़ेगा। देखिए लास्ट में लास्ट वाला लिए फिर D लिए, तो लास्ट पहले लिए C और फिर उसके बाद D, उसी तरह से पहले यहाँ C लेंगे फिर उसके बाद A लेंगे। इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए और इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो CA इंटू CA, तो CA का स्क्वायर हो जाएगा और CB इंटू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, है ना। तो बड़ी आसानी से यह प्रूव हो गया। इसको चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। और यहाँ पर हो गया ये आपका फिगर और यहाँ तक हो गया आपका इसका प्रूफ। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यह क्वेश्चन नंबर 14 जो है बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों को समझने के लिए बहुत कुछ है। तो इसमें क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC और AD, माध्यिका AD हो गया, तथा अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के समरूप होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से फिगर आपका दिया गया है।
है ना। और यहाँ पर देखिए कहा क्या गया कि इसका ए बी जो है इसका पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू हमने लिखा है, फिर ए सी बटे पी आर हमने लिखा है, इसको बटे इसको लिखा है और इसको बटे इसको लिखा है। और ये जो माध्यिका है इस माध्यिका के समानुपाती हैं आपका ए डी बटे PM, ये दिया गया है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज आपका समरूप होगा। तो देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है कि AB बटे PQ और AC बटे PR ऑलरेडी हमारा मौजूद है, देख लीजिए, है ना। यानी कि इस कोण के को अंतर्गत करने वाली दो भुजाओं का अनुपात हमारे पास दिया गया है। यानी कि हमारा टारगेट है कि अगर हम कोण A को कोण P के बराबर सिद्ध करके दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज जो है आपका कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को कुछ रचना इसमें करना पड़ेगा, बिना रचना किए कोई उपाय नहीं है, याद रखिएगा। रचना में हम लोग क्या करते हैं कि ए डी को जो है बढ़ाते हैं हम लोग और इसको ई तक लाते हैं, और इस तरह से लाते हैं कि ए डी जो है डी ई के बराबर हो जाए। उसके बाद पी एम को बढ़ाते हुए हम लोग इसको लाते हैं एन तक, और इस तरह से लाते हैं कि यह जो आपका पी एम है और ये एम एन ये दोनों बराबर हो जाए। और उसके बाद इसको इस तरह से मिला देते हैं और इसको भी हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी को जो है कहाँ तक, ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया गया या बढ़ाया लिख दीजिए, तथा पी एम को कहाँ तक बढ़ाया हमने, एन तक बढ़ाया। ओके। अब क्या करते हैं कि ई सी और ई सी हो गया, देख रहे हैं आप, ई सी और एन आर को मिलाया, एन आर को मिलाया हमने। तो यहाँ पर अगला स्टेप में हमको क्या करना है कि इस त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए माफ़ करेंगे ई क्यू डी को, ई क्यू डी को जो है हम लोग सर्वांगसम प्रूव करते हैं, सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ए बी डी का ए डी जो है किसके बराबर है, आपका ई डी के बराबर है, ई डी के बराबर है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर हम माने हुए हैं कि यह जितना इधर बढ़ाया गया उतना इधर भी ये ए डी के बराबर ही डी ई को बढ़ाया गया, पी एम को एन तक बढ़ाया गया और इसको मिलाया और इस प्रकार बढ़ाया। यहाँ पर एक लाइन आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर कि यह जो है आपका ए डी बराबर डी ई और उसके बाद पी एम बराबर ये आपका एम एन है ना, एम एन। तो यहाँ पर ए डी बराबर ई डी जब लिखते हैं तो यह आपका किससे आ जाता है, रचना से आ जाता है। और उसके बाद बी डी आपका यहाँ मध्य बिंदु है, तो बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं, बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं। यह आपका क्या है, दिया गया है। तो जब दिया गया है और उसके बाद ये कोण जो है इस कोण के बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका ए डी बी, कोण ए डी बी जो है कोण सी डी ई के बराबर हो जाएगा, सी डी ई के बराबर हो जाएगा। यह आपका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, विमुख कोण हो जाएगा। तो इससे हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज जो है ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ई क्यू डी के सर्वांगसम हो जाएगा। अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो एंगल आपका ये है और ये एंगल, जैसे मान लेते हैं कि इस एंगल को 1 मान लिए और इस एंगल को 2 मान लिए, तो इसका एंगल 1 जो है इसके एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, है ना। CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके चलते हो जाएगा, CPCT से हमारा निकल जाएगा।
उसी तरह से हम इस दोनों को भी सर्वांग सम प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है m मध्य बिंदु है, तो इधर का दूरी बराबर हो गया, और ये जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और उसके बाद जो है आपका ये दूरी और ये दूरी हम लोग दोनों बराबर लिए हुए हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू और ये एम हो गया, तथा त्रिभुज एन आर एम में ये आपका ये आपका पी एम बराबर एम एन, ये तो हमने कहाँ से लिया, रचना से लिया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ रचना में जो है पी एम बराबर एम एन है हमारा, तो ये हो गया रचना से। इसके बाद जो है आपका क्यू एम बराबर एम आर, तो क्यू एम बराबर एम आर ये आपका हो जाता है, दिया गया है, ये आपका दिया गया है। उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो है आपका ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो यानी कि पी एम क्यू जो है एंगल, पी एम क्यू जो है एंगल क्या हो जाएगा, एन एम आर के बराबर हो जाएगा। तो एन एम आर के बराबर हो जाएगा। ये आपका कैसा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, विमुख कोण हो गया। इससे क्या हमको मिलता है, इससे हम लोग लेते हैं क्या कि ये एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल बी मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से एंगल ए जो है एंगल बी के आपका बराबर हो गया, किससे, CPCT से। क्लियर है। अब देखिए कि अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज AEC में, AEC में। अच्छा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा रोक के हम लोग ये लेते हैं कि AB अब बटे PQ जो है बराबर है आपका AC बटे PR के, और यहाँ AD बटे PM के आपका बराबर है। अब देखिए AB बटे PQ हम रहने देते हैं, AB बटे PQ को, AB बटे PQ को हमने रहने दिया, और AC बटे PR, तो AC बटे PR को भी हम रहने देते हैं, और उसके बाद AD बटे PM जो है AC बटे PR को भी हमने रहने दिया। AD को हम 2 से डिवाइड कर दिए और PM को भी हम 2 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद ध्यान दीजिए कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं हम लोग ऑलरेडी सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB जो है ये आपका CE के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और जोड़ लीजिएगा कि AB जो है आपका CE के बराबर हो जाएगा CPCT से, और ठीक उसी तरह से यहाँ भी आपका PQ जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग जोड़ लेते हैं, PQ जो है आपका NR के बराबर हो जाएगा CPCT से, है ना। इसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि AB के बदले में, ये AB के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, AB के बदले में हम लोग EC लिख सकते हैं या CE लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लोग EC ही लिखते हैं, और PQ के बदले में देख रहे हैं, PQ के बदले में NR लिख सकते हैं, तो NR हमने लिख दिया, और AC बटा PR हमने रहने दिया, और 2AD है ये आपका। तो यहाँ तक है AD, और 2AD कहने का मतलब A से लेकर आपका E तक हो जाएगा, A से लेकर आपका E तक हो जाएगा, और 2PM कहने का मतलब P से लेकर N तक हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, तो यह जो है EC AC AE, EC देख रहे हैं, EC AE AE और AC, ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात जो है बराबर है आपका, है ना। देख रहे हैं EC, देख लीजिए EC बटे NR, EC बटे NR, AC बटे PR,
ये AC बटे PR और AE बटे PM, तो ये आपका AE बटे PM, दोनों तीनों का भुजाओं का अनुपात क्या है आपका बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब ट्रायंगल AEC जो है समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PNR के समरूप हो जाएगा। ACE जो है AEC और PNR जो है आपका क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो एंगल है आपका, यह जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। यह जो एंगल है आपको इसको मान लेते हैं हम लोग C, तो यह एंगल 3 जो है C के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 3 जो है एंगल C के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद एंगल 2 जो है आपका, एंगल 2 जो है यह एंगल B के बराबर हो जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि दोनों आपका समरूप है तो दोनों के एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद यहाँ जो 3 = C है इसको छोड़ दीजिए, और 2 = एंगल B है, तो 2 के बदले में ध्यान दीजिए, 2 के बदले में हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं। तो एंगल हमने 1 लिख दिया, और B के बदले में देखिए, B के बदले में हम लोग एंगल A लिख सकते हैं, तो एंगल A के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं कि इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो एंगल 3 जोड़ एंगल 1 बराबर एंगल C जोड़ एंगल A। तो अब देखिए 3 और 1 को मिला दीजिए तो कौन सा एंगल मिलता है, तो 3 और 1 को मिला दिए तो हमको एंगल A मिला, तो यहाँ पर एंगल A मिल गया हमको। और C और A को मिला दीजिए, तो C और A को मिला दिए तो एंगल P मिल गया, तो ये एंगल P मिल गया हमारे पास। तो यही चीज़ ना हमको यहाँ पर टारगेट था कि इस त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एंगल A को और P के बराबर अगर हम दिखा दें तो निश्चित रूप से ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। और इसके साथ जो है ऑलरेडी है आपका AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR जो है ये ऑलरेडी दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर हमने घेरा लगाया था, तो इसीलिए फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका ABC जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के किस क्राइटेरिया से, SAS समरूपता से, है ना, SAS समरूपता के नियम से। तो बच्चों यह प्रॉब्लम जो है, यह पूरे चैप्टर में ये एक बहुत ही खास प्रॉब्लम है। इसको आप लोग अब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में, है ना। सबसे पहले आपको इधर से उतारना है, और हमने इसको बड़ी ही डिटेल में समझाया है, तो इसीलिए यह थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी यह प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, बड़ी आसान हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो 15 देखिए बहुत ही आसान है। क्या कहता है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये आपका 6 मीटर का, तो इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, और एक मीनार है और इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सन का पोजीशन बहुत ही ऊपर में होता है, तो इसका जो रे है आपका, इसके साथ जो एंगल बनाता है और इसके साथ जो एंगल बनाता है, यह दोनों एंगल सेम ही होता है। और इसीलिए यह चूँकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपका ऑलरेडी सेम है, तो फाइनली हम इस दोनों को समरूप कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए त्रिभुज अगर ABC हमने मान लिया है, ये आपका पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज जो है हमने मान लिया है PQR, तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाते हैं, चूँकि कोण B जो है
कौन क्यू, ये दोनों आपका 90 डिग्री है। अब कोई भी चीज़ भूमि पर खड़ा रहेगा तो वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। और उसके बाद एंगल ए जो है एंगल पी हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं। तो सन के साथ जो इंक्लाइनेशन होता है, ये शेडो रे का जो इंक्लाइनेशन होता है किसी के साथ हमेशा सभी जगह सेम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी को समरूप कह सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप कह सकते हैं। अब इसमें ए बी बटा बी सी जो है हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बटा क्यू आर लिख सकते हैं। या तो आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते हैं, ए बी बटा यह आपका पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए बी आपका कितना है 6, पी क्यू आपका एच है, और बी सी आपका कितना है 4 है, ये 4 आप देख रहे हैं, और क्यू आर जो है आपका 28 है। तो एच बराबर, एच ऊपर चला गया 6 के साथ जो है 28 को मल्टीप्लाई हो गया, अब बाय आपका 4 हो गया, और 7 के 28 7 बार में कट गया, 6 36 6 7 42, तो यह 42 मीटर निकल गया आपका। तो यह मीनार की ऊंचाई कितनी निकल गई आपका 42 मीटर निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि AD और PM त्रिभुज ABC तथा और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमको यही चीज़ सिद्ध करना है। तो यही चीज़ आपका दिया गया है ना। ये आपका 2 त्रिभुज दिया गया है, और दोनों त्रिभुज में ABC जो है PQR के समरूप आपका दिया गया है। तो ये जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज तभी होते हैं जब इसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो संगत भुजाएं आपका क्या हो गया, ए बी हो गया। अब बटे क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्यू लिखेंगे। उसके बाद बी सी बटे क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू आर लिखेंगे। संगत भुजाएं जो है समान अनुपात में होगी। ए सी बटे क्या लिखेंगे हम लोग, पी आर लिख देंगे, पी आर लिख देंगे। तो ये चीज़ हमको इसी से मिल जाता है, और हमको सिद्ध करना है इसको। तो देखिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू तो है ही, ए डी बटे पी एम हमको ढूंढना है, ए डी बटे पी एम ढूंढना है। तो ए डी कंटेन करने वाला देखिए त्रिभुज ये है, और पी एम को रखने वाला त्रिभुज आपका ये है। तो यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, ए बी को लेते हैं, ए बी अब बटे पी क्यू हमने लिया। उसके बाद देखिए कि यह जो आपका बी सी है, बी सी को हम लोग 2 इंटू ए डी लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्यू आर को जो है हम लोग 2 इंटू क्यू एम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह डी जो है मध्य बिंदु है, इसका माध्यिका है AD। तो इधर की दूरी बराबर है। तो यह पूरा दूरी जो है BD को 2 गुना करने से भी मिल जाएगा हमको, यानी कि यही चीज़ हम यहाँ भी उठा के रख सकते हैं। ये BD के बराबर है, ये BD जो है, इस BD यहाँ भी इतना ही लेंथ का यह भी है आपका, चूँकि माध्यिका है। तो इसीलिए इस पूरे को हम 2 इंटू BD लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, AC बटे PR, AC बटे PR हो गया। और इसमें क्या लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप है, तो सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग हटा के यहाँ पर कोण B इक्वल टू कोण Q को लेके आगे बढ़ते हैं, इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ 2 2 कट गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी बटे पी क्यू जो है यह आपका बी डी बटे क्यू एम के बराबर है, और उसके बाद इसमें कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कोण बी और कोण क्यू, तो कोण बी और कोण क्यू को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में है। कोण बी को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में, देख लीजिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि ए बी डी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत भुजाएं जो होगी समान अनुपात में होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं, और बी डी बटा क्या लिख सकते हैं, क्यू एम लिख सकते हैं, और उसके बाद ए डी बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या प्रूफ करना था हमको, ए डी बटे पी एम हमको चाहिए था जो यहाँ मिला, और ए बी बटे पी क्यू था तो ए बी बटे पी क्यू भी मिल गया हमको, और ये बीच में जो है इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। फाइनली हम लोग लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम लिख देंगे, और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो ये चीज़ हमारा प्रमाणित हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और दूसरा स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लीजिए और अपनी कॉपी में निश्चित रूप से लिख लीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो है ये एक्सरसाइज 6.3 का सारा प्रॉब्लम हमारा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।